Hi class, hello everyone. A very good evening to all of you. And again we are here with a very interesting topic which we are going to understand today. So I hope आप सबको याद होगा in the last class हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से ही। आज के टॉपिक में हम किन चीजों को पढ़ने वाले हैं? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. So today we are going to understand something which is little bit different from your syllabus also, but at the same time it's very important. आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पे किरचॉफ्स लॉज को. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत जरूरी है समझना और आपके लिए सर्किट के क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाएंगे इनको समझने के बाद. चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से. अगर लास्ट क्लास की कुछ बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ा था. हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिस्कस किया था, राइट. तो इसके बाद अब यहाँ पे हम किरचॉफ लॉ को डिस्कस करने वाले हैं. अगर लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपके पास, आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स. यू कैन आस्क इट टू मी. So students, few more things I want to tell it to you here which are very very important about the CYOT feature. Like जैसे भी मैंने पहले बहुत बार इस बारे में लॉन्ग डिस्कशन किया है कि बच्चों की क्वेरी होती है सर प्रैक्टिस कहाँ से करें. मैंने यहाँ पे क्लास ले ली हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना तो बच्चों ने पढ़ लिया. उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करें सर? तो बच्चों देखिए, फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपको इन्फिनिटी लर्न का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. इन दैट देयर इज अ फीचर क्रिएट योर ओन टेस्ट, CYOT, दैट इज क्रिएट योर ओन टेस्ट. ठीक है, तो अब यहां पे आप अपना खुद का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. यू नीड टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट, the topic of the subject, which type of questions you want to give. Like if you want to practice on MCQ type of questions, you can select that. If you want to do the numericals, assertion reason questions, whatever it is, you can select that. And you can also select the type. Also the level of questions which you want to do. So if you are practicing from here, definitely you will get a better idea कि आपकी preparation कैसी चल रही है और कहाँ पे भी अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे थोड़ा सा आप पीछे हैं या और ज्यादा रिवीजन का रिक्वायरमेंट है. सो यूज दैट फीचर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप हमारे साथ और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं. प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिए रहते हैं. टेलीग्राम चैनल पे जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी क्लासेस का स्केड्यूल है, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड एज वेल एज एवरीवन. अगर आपको क्लासेस का रियल टाइम अपडेट चाहिए है कि कब कौन सी क्लासेस शेड्यूल है, यू विल गेट द नोटिफिकेशन. यू नीड टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन. ओके, सो बेल आइकन पे आप क्लिक कर दोगे तो सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आते रहेंगे. चलिए टॉपिक्स पे आते हैं, डिस्कस करते हैं किरचॉफ लॉ को. तो Kirchhoff in 1842 formulated the following two laws that enable us to find the distribution of the current in a complicated circuits. So complicated circuits में distribution कैसे होता है current का, इनको हम easily find out कर सकते हैं with the help of Kirchhoff law. Let's quickly understand them. Kirchhoff first law, which is also known as Kirchhoff current law. और जंक्शन लॉ. Let's understand this. What this law says. This law states that at any junction is the important thing here. So we are just talking about the junction. At any junction, the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of the current leaving the junction. Means if you see this example, A point here is acting as a junction. Okay, A point here is acting as a junction. It says that the current which is entering the junction must be equal to the current which is taking exit from the junction or leaving the junction. So in this example, if you see clearly, I1 current is entering, I2 is entering,
I3 and I4 is leaving the junction from point A. So I can write here, okay, law says that current enter at junction must be equal to current leaving the junction. Okay, current enter the junction must be equal to current leaving the junction. So current which is entering in the junction, that is I1 and I2. So I can write I1 plus I2, that must be equal to current which is exiting from the junction or leaving the junction, I3 plus I4. Simple, right? Now what I can do, I can take I3 and I4 to that side also. So what this equation will become, I1 plus I2 minus I3 minus I4, that must be equal to 0. I1 plus I2 minus I3 minus I4, that must be equal to 0. So with the help of this, what other definition we can say about it? Think about it and let me know your answers in the comment box quickly. You are having 1 minute to think about it. So if you look carefully on that part, I1 plus I2 minus I3 minus I4 is equal to 0. You can see this at the junction, the algebraic sum of current must be equal to 0. Right? That is the algebraic sum of all the currents at junction A. So the distribution of current at a junction in the circuit, I1 plus I2 is equal to I3 plus I4, or I1 plus I2 minus I3 minus I4 is equal to 0. If we take currents approaching point A in the figure as positive, definitely which is exiting from the junction, which is leaving the junction, that we can take as a negative. And those which is leaving the point as negative, then the above relation may be written as I1 plus I2 plus minus I3 plus minus I4 is equal to 0. And what is the meaning of that equation? I just mentioned you. The first law may be stated in other words, the algebraic sum of current at a junction is equal to 0. Clear? So that's why we are calling it junction law also, or Kirchhoff current law. Kirchhoff first law is also the name. So Kirchhoff first law is in accordance with the law of conservation of charge. That point is very very important. Multiple choice type क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि जो आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो किस चीज पे बेस्ड है. सो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ओके, I hope till this point everyone is clear. Any confusion, any doubt if you are having, definitely you can ask it to me. Moving ahead, this is the another example. If you see here, I1, I2, I3, these are the current which is entering at a junction. Let's say it is a point O, and the current which is exiting from the junction, that is I5 and I4. So this equation definitely can be written as I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5. Correct? Let's solve one question here. Using KCL, Kirchhoff current law, to determine the value of unknown current in the circuit below. You need to find out the value of I in the circuit below. Class, 1.5 minutes you all are having to solve this question, and your time starts now. Quickly solve this question and let me know your answers in the chat box. Quickly everyone.
ओके, सो टाइम इज अबाउट टू अप। आई होप आप सबका आंसर्स आ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं अपने आंसर्स। देखिए बच्चों, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, बहुत सिंपल सा पॉइंट है यहां पे भी, करंट एंटर एट जंक्शन must be equal to current exit from the junction. Okay, fine. So current which is entering the junction, I hope it is clearly visible to you. I think it is only and only 4 ampere. So I'm not writing the unit, I'm just writing the value here. Current which is exiting, -1 plus 2 ampere and plus I, right? So 2 minus 1, that will give me 1, correct? And if another one I send to that side, what it will give me? Tell me quickly everyone. Is it right? Everything written correct? -1, 2 plus I. Okay, that's fine. So 2 minus 1, that will be 1 plus I is equal to 4. So I will be equal to 3 ampere here. Easy question, easy to understand, right? I hope it is clear to all of you. Quickly take a note of it, everyone. Okay. So any doubt, any queries till this point, you can definitely ask it to me. Then we will move ahead. Okay. Now, talking more about it, Kirchhoff's second law, which is also known as Kirchhoff voltage law. We are also calling it short KVL, Kirchhoff voltage law. Loop rule. What it says that, what is the meaning of that loop rule? The algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving the resistors and the cell in the loop that must be equal to 0. So loop rule says that if I'm talking about the algebraic sum of changes which is happening in the potential difference across the resistors, across the cells, the sum of all those potential difference must be equal to 0. So in a mathematical form, the loop theorem, Kirchhoff's second law, Kirchhoff voltage law can be expressed as sigma V is equal to 0. What is the meaning of that term sigma? Summation. Okay, for few of you it is new, so that's why I'm telling it to you. Sigma V means you can say that V1 plus V2 plus V3 plus V4 must be equal to 0. But in a closed loop, that is very, very important. That is a condition. You need to first select a closed loop. That loop should be closed. In terms of potential drops and EMF, the law is sigma IR plus sigma E is equal to 0. Means across the resistance, the potential difference will be equal to sigma IR. Across the cells, it must be equal to sigma E. So that's why we can write it like sigma IR plus sigma E, that must be equal to 0. Okay? Easy to understand, I hope, right? Moving ahead. Like, I hope आप सबने लाइट टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था मेरे से, नहीं भी मेरे से पढ़ा है, आपने पहले क्लासेस नहीं ज्वाइन करी थी तो आपने पढ़ा तो अच्छे से ही होगा। आपको साइन कन्वेंशन याद होंगे बच्चे, है ना? तो यहां पे भी कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन साइन कन्वेंशन को हमने अच्छे से नहीं समझा तो हम
केवीएल का यूज नहीं कर पाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को सही से क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना विद द यूज ऑफ केसीएल एंड केवीएल, बट अगर हमें ये साइन कन्वेंशंस के रूल क्लियर नहीं है तो ये उतने ही टफ भी हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है। चलिए, तो पहला रूल क्या कहता है बच्चों साइन कन्वेंशन का, यहां पे इसको देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। The change in the potential in traversing or traveling simply a resistance in the direction of current is minus IR। ठीक है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो बच्चों तो ये हो जाता है आपका माइनस IR, while in the opposite direction you can take it as a plus IR as shown in figure। अब देखो यहां पे बच्चों करंट की डायरेक्शन दी गई है A से B और आप भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो आप कैसे लिखोगे? अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेट से यहां पे VA था, यहां पे VB है और यहां पे IR है, तो आप लिखोगे VA माइनस IR इज इक्वल टू VB एंड VA माइनस VB यू विल गेट IR। यहां पे माइनस IR का यूज मैं क्यों कर रहा हूं बच्चों? माइनस IR का यूज यहां पे क्यों हो रहा है? माइनस IR का यूज इसलिए हो रहा है, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको माइनस IR के साथ लिखना है बिकॉज ऑफ A टू B मूव कर रहे हो। अब यहां पे हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं B टू A, तो यहां पे आप प्लस IR लिख सकते हैं, बट द फाइनल रिजल्ट विल बी सेम, VA माइनस VB इज इक्वल टू IR, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अब सेकेंड पॉइंट यहां पे बच्चों क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट यहां पे कहता है जब आप सेल में मूव करोगे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ तब आप इसको माइनस साइन से डिनोट करेंगे, और जब आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे लोअर टू हायर पोटेंशियल तब आप इसको पॉजिटिव साइन के साथ शो करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है द चेंज इन अ पोटेंशियल इन ट्रैवर्सिंग एन ईएमएफ सोर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इज प्लस E while in the opposite direction it is minus E irrespective of the current in a circuit as shown in a figure। इसकी डायरेक्शन पे करंट की डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, आपको सिर्फ प्लेट्स देखनी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो तो माइनस, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो पॉजिटिव। ठीक है, इतना याद रखना है इस चीज में, बाकी इसमें करंट की डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं है बच्चों। ठीक है, इसका इफेक्ट नहीं है, करंट की डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट यहां पे नहीं पड़ना है। ठीक है, चलिए ये एक एग्जांपल है, यहां पे इसकी बात हम कर सकते हैं। तो यहां पे हमने क्लोज लूप सिलेक्ट किया है ABCDA। अब आप A से मूव करना शुरू करोगे, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप यहां पे लिखोगे माइनस IR1। ठीक है, फिर आप फर्दर जा रहे हो, फिर करंट की डायरेक्शन है तो माइनस IR2, फिर आप फर्दर जा रहे हो तो यहां पे माइनस IR3 एंड देन आता है यहां पे सेल जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस E मस्ट बी इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन जो भी वैल्यूज गिवन है आप यहां पुट करके बाकी अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, इजी है समझना, बहुत टफ नहीं है, ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं है जो आप ना समझ पाओ यहां पे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं यहां पे जल्दी से। क्वेश्चन है यहां पे, फॉर द सर्किट बिलो द करंट दैट फ्लोज थ्रू द 6 ओम रजिस्टर इज 3 एम्पियर। जो 6 ओम रजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है वो है आपका 3 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3? R3 के अक्रॉस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? जल्दी से बताना है आपको, कैलकुलेट करिए बच्चों, 1.5 मिनट का टाइम है आपके पास। अब देखो बच्चों, अगर इसमें आपको हिंट चाहिए, आपको पता है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगी। ठीक है, अगर क्लोज लूप में ये वाला सिलेक्ट कर लूं, लेट्स से द I1 current is flowing और लेट्स से द I current is flowing, if I selected this closed loop A B C D A B C D A। ठीक है, तो अब यहां पे क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम बच्चों लिखेंगे 3 एम्पियर का करंट R3 से पास हो रहा है, राइट? या फिर एक काम करते हैं बच्चों, पूरा वाला भी क्लोज लूप ले सकते हो आप, ये होल।
ठीक है, लेकिन आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस R3। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 होगा IR3, करेक्ट, इसकी वैल्यू होगी IR3। अब इसकी वैल्यू दी है 4 ओम, इसकी वैल्यू दी है 6 ओम, R3 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। चलिए यही वाला एक बार क्लोज लूप लेके सॉल्व करें अगर, तो यहाँ पे I करंट जा रही है R3, आप A से B, B से A, मीन्स आप डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, तो माइनस IR3 आप लिखोगे, ठीक है। और यहाँ कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, कोई बैटरी यहाँ पे कनेक्ट है नहीं, बट आप एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर ये जो आपका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, जो भी बैटरी कनेक्टेड है, अब यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। 6 ओम रेजिस्टेंस में 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ये दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई बच्चों, इसमें अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर देखो 6 ओम के अक्रॉस 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ये है 6 ओम आपका, ठीक है, और ये है R3। तो 6 ओम के अक्रॉस अगर 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, सबसे पहली बात तो ये हो गई बच्चे, तो यहाँ पे V कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस में, हमको पता है V इज इक्वल टू IR, तो V आपका हो जाएगा 6 इंटू 3 which means 18 वोल्ट हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, राइट, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा, आंसर होगा आपका 18 वोल्ट। कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी इसमें, सिंपली हमारा आंसर आ गया। आप अप्लाई करके भी अगर इसको सॉल्व करोगे पूरे सर्किट को लेके, तो भी आपका आंसर डेफिनेटली सेम ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास, सो that much only we are going to complete today. In the next class we are going to discuss some more things, so be ready for that. Thank you everyone for joining. Bye bye, have a great day everyone.